हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह एक टेस्ट सीरीज के रूप में है जिसे 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह वीडियो इस टेस्ट सीरीज का डे 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से मई 1498 में भारतीय बंदरगाह कालीकट पहुंचा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोहम्मद असद, बी में है अब्दुल्ला खां, सी में है मोहम्मद आजम, डी में है अब्दुल मनीद और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी के सिलेबस में या बीपीएससी के क्वेश्चन में जो है पांचवा ऑप्शन ई में रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक से की सहायता से मई 1498 में भारतीय बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो किसने मतलब इसमें दिया हुआ है कि किस पथ प्रदर्शक की सहायता से आया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल मनीद। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अब्दुल मनीद जो है वो एक गुजराती व्यक्ति थे। ठीक है, यानी गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने ही वास्को डी गामा को मतलब पथ मार्ग दिखाया था भारत पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे भारत जब वो आए थे तो उसके पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा भारत कहाँ से आया था। तो देखिए वास्को डी गामा जो है वो एक पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाल से वो आए थे और भारत में वो समुद्री मार्ग से आए थे। ठीक है, और वो जो वास्को डी गामा जो है वो केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। ठीक है, और भारत में कहाँ पहुंचा था तो कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वास्को डी गामा जो है वो भारत और यूरोपियों के बीच यानी यूरोपियों के लिए भारत और यूरोपीय के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोप वासियों के भारत में आने के क्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यूरोपीय लोग जो भारत में आए थे तो उसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो देखिए ये पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी यही सब आए थे। तो कौन सबसे पहले आए थे और उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद फिर कौन आए थे, यही हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस। बी में दिया हुआ है डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। सी में दिया हुआ है पुर्तगाली, डेनिश, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ऑप्शन डी में दिया हुआ है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीस, अंग्रेज और डेनिश। और जैसा कि जानते हैं कि ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे, तो ये तो सबको जानते हैं क्योंकि ये 1498 में ही भारत आ गए थे। तो इस तरह से ए और डी में ही आंसर होगा, ए, सी और डी में। ठीक है, तो बी तो नहीं होगा, ये पक्का पता चल गया। तो देखिए पुर्तगाली जो है ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में तो वास्को डी गामा के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद डच आए थे। ठीक है, डच जो है ये 1596 ईस्वी में आया था। ठीक है, तब देखिए यदि सवाल ये पूछा जाए कि डच कौन थे तो डच जो है वो नीदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हैं, नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो ये भारत जो है 1596 में आया था। उसके बाद आया था अंग्रेज। अंग्रेज जो है वो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में भारत आए थे। तो कैप्टन हॉकिंग्स किसके दरबार में आए थे तो आगे ये भी जानिएगा, पढ़िएगा तो आगे पता चलेगा कि कैप्टन हॉकिंग्स जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, इसके बाद आए थे डेनिश व्यापारी जो है ये 1616 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और 1620 ईस्वी में इसने तमिलनाडु में अपना पहला फैक्ट्री खोला था। ठीक है, और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी जो है वो 1667 में आया था और इन्होंने 1668 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन में मिलाएंगे तो ए में पुर्तगाली दिया हुआ है, ए, सी और डी में।
तीनों में पहला पुर्तगाली है। उसके बाद देखिए डच किस में है, तो पुर्तगाली और डच ए और डी में है, तो देखिए सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो चाहे तो ए होगा या डी होगा। उसके बाद अंग्रेज है, तो देखिए डी ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि पुर्तगाली उसके बाद डच है उसके बाद फ्रांसीसी दे दिया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को कहां हराकर अपना कारखाना स्थापित किया, तो ऑप्शन ए में है सूरत में, बी में है गोलकुंडा में, सी में दिया हुआ है मद्रास में, और डी में दिया हुआ है मसूलीपट्टनम में, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अंग्रेज जो है 1612 ईस्वी में पुर्तगाली को सूरत में हराया था। ठीक है, सूरत में हराया था और वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब देखिए यदि सवाल ये पूछा जाए कि 1612 में किसके नेतृत्व में पुर्तगालियों को हराया था, तो अंग्रेज के कैप्टन थे कैप्टन बेस्ट। कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में सूरत के बंदरगाह में पुर्तगालियों को हराया था और वहां से पुर्तगालियों को हटा दिया गया था। ठीक है। अब देखिए सूरत जो है वो पहला भारतीय नगर था, या तो ऐसे कह सकते हैं कि सूरत ऐसा भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों पर अपना साम्राज्य फैलाया। ठीक है। तो इस दृष्टि से अंग्रेजों के लिहाज से सूरत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नगर बना था। ठीक है, क्योंकि वहीं से उन्होंने इसी को अपना केंद्र बनाया और वहीं से भारत और पूरे पूर्वी देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो ए में दिया हुआ है विलियम हेजेज, बी में है ब्रिजमैन, सी में है जॉब चार्नॉक, डी में है जी आंगियार, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये सवाल जो है थोड़ा चौंकाने वाला है कि भारत, हम लोग पढ़ते थे कि भारत का प्रथम गवर्नर या तो रॉबर्ट क्लाइव माना जाता था या वारेन हेस्टिंग माना जाता था, लेकिन देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सवाल गलत है। भारत का प्रथम अंग्रेज जो है वो विलियम हेजेज थे। ठीक है, तो इसके विषय में देखिए थोड़ा हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे। विलियम हेजेज का कार्यकाल जो है ये 1681 से लेकर 84 तक रहा था, यानी 1681 से 1684 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद आए थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल जो है वो 1725 से 1774 तक रहा। ठीक है, में इसी बीच जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले बंगाल का गवर्नर माना जाता था, बंगाल का गवर्नर, इसका पद का नाम जो है बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट सवाल भी बन गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जिसे पहले कहा जाता था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो पहला गवर्नर जनरल जो था ये वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से शुरू होता है और 1785 तक चलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, यदि विलियम हेजेज ऑप्शन है तो विलियम हेजेज ही आंसर होगा। ठीक है, और यदि गवर्नर सिर्फ रहे, गवर्नर जनरल नहीं रहे तब। ठीक है, उसके बाद यदि विलियम हेजेज नहीं होगा, नहीं ऑप्शन में हो तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। लेकिन यदि यही सवाल पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग होगा, ना ही विलियम हेजेज होगा, ना ही रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जॉन समरन मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया था, तो ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, डी में है फर्रुखसियर, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जॉन समरन मिशन जो है वो फर्रुखसियर के दरबार में गए थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके संदर्भित कुछ विशेष चीज हम लोग जान लेंगे। अकबर के समय में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर ये सवाल पूछा जाए
क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, किसके शासनकाल में हुआ, तो वो अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, यानी और मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ। ठीक है, क्योंकि इसी के समय 1608 में पहला अंग्रेज दूत आए थे जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस सवाल से हम लोग इतना समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1696 ईस्वी में अंग्रेजों को क्रमशः कालीकाता, सुल्तानती, गोविंदपुर की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए में है इब्राहिम खां, बी में है गोविंद दरमौला, सी में है अनवरुद्दीन और डी में है अजी मुसान और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजी मुसान। ठीक है, सूबेदार अजी मुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव दे दिया था। ठीक है, 3 गांव कौन कौन से थे? वो थे कालीकाता, दूसरा था सुल्तानती और तीसरा गोविंदपुर। इन तीनों की जमींदारी जो है वो अंग्रेजों को दे दिया गया था और इसके बदले में अंग्रेज जो है अजीम मुसान को मात्र 1200 रुपया देता था। ठीक है, और यही तीनों गांव मिलाकर यानी कालीकाता, सुल्तानती और गोविंदपुर, यही तीनों गांव मिलाकर बाद अंग्रेज ने कलकत्ता नगर बसाया था। ठीक है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि वर्तमान का कलकत्ता नगर जो है किन 3 गांव को मिलाकर बसाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा कालीकाता, सुल्तानती और गोविंदपुर। तो यही तीनों मिलाकर के कलकत्ता नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स प्रथम का कौन राजदूत जहांगीर के दरबार में आए थे? तो ए में है सर टॉमस रॉ, बी में है टॉमस अथबर, सी में दिया है जॉन मिल्टन हॉल और डी में है कैप्टन हॉकिंस और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभी पिछले सवाल में हम लोग जिक्र किए थे कि जहांगीर के दरबार में जो है यानी जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन भारत आगमन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि अंग्रेजों का कौन सा दूत, अंग्रेज जो थे वो जेम्स प्रथम का कौन सा दूत जो है जहांगीर के दरबार में आए थे? तो देखिए जहांगीर के दरबार में अंग्रेज के 2 दूत आए थे। ठीक है, तो 2 दूत कौन कौन से थे? एक थे सर टॉमस रॉ और दूसरा था कैप्टन हॉकिंस। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक आंसर इसका हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। जेम्स प्रथम ने अपने व्यापारिक उद्देश्य पूरा करने के लिए जहांगीर के दरबार में इन दोनों राजदूत को भेजा था। ठीक है, तो इसमें देखिए कैप्टन हॉकिंस जो थे उसको वो लगभग 1608 ईस्वी में भारत आए थे यानी जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, उसके बाद आए थे सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ जो है वो 1615 ईस्वी के आसपास में आया था और यह जो है 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? तो ए में है 1604 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1610 ईस्वी में, सी में है 1608 ईस्वी में, डी में दिया हुआ है 1708 ईस्वी में और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अंग्रेजों ने जो है फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से 1604 ईस्वी में छीना था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेंगे। हरमुज बंदरगाह जो है वो हरमुज द्वीप पर ही है। ठीक है, जैसे ये पूछा जाए ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये फारस की खाड़ी पर स्थित एक हरमुज द्वीप है, उसी पे स्थित ये बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है कि हरमुज द्वीप किस देश के अंतर्गत में आता है, तो ये जो है ईरान देश के अंतराधीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? तो ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, डी में दिया हुआ है औरंगजेब और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पिछले सवाल के डिस्कशन में हम बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और विस्तार से जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। उस वक्त भारत में जो है मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल चल रहा था।
ठीक है। अब देखिए अकबर के विषय में हम लोग थोड़ा और जाने। अकबर का शासनकाल जो है वो, यदि ये पूछा जाए किसी सवाल में कि अकबर का शासनकाल कब से कितना रहा, तो वो इसका शासनकाल जो है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए कि अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से 1605 तक रहा। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मुगल भारत में निम्नलिखित में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाय, बी में दिया हुआ है अफीम, सी में दिया है नील, डी में दिया हुआ है सूती वस्त्र और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मुगल के समय में अंग्रेजी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या था। ठीक है, तो इसी में से बताना है। तो देखिए कि उस वक्त जो है अंग्रेज जो है वो ज़्यादातर सूती कपड़ा, कच्चा रेशम, मसाले आदि का निर्यात करती थी। ठीक है, तो लेकिन इन सबों में से सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु था वो उसका लिए था सूती वस्त्र। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें नील भी अंग्रेजों के लिए सबसे फेमस था, नील की भी खेती वो बहुत करते थे, लेकिन इन सब में से सूती कपड़ा, कच्चा रेशम, मसाले और नील में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए सूती कपड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से कहाँ अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था। देखिए यहाँ पर जब सवाल आ जाए नहीं का तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है भड़ौच, बी में है त्रिचिनोपोली, सी में है मसूलीपट्टनम, डी में है अजमेर और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो नहीं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज जो है अंग्रेजों ने लगभग 1623 ईस्वी तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर इन जगहों पर अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं जगह पर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा जगह मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है। तो देखिए तिरुचिनोपोली जो है वो नहीं था। तो 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक उन्होंने जो है तिरुचिनोपोली में अपना कारखाना नहीं खोला था। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी सभी जगह देखते हैं कि 1623 ईस्वी तक आते आते वो अपना अंग्रेज जो है अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मद्रास नगर की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1640, बी में दिया हुआ है 1536, सी में दिया हुआ है 1632 और डी में दिया हुआ है 1651 और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मद्रास नगर की स्थापना के विषय में यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए मद्रास नगर की स्थापना जो है वो 22 अगस्त 1639 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, यदि ये सवाल पूछा जाए कि किसने किया गया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक कर्मचारी रहे जिसका नाम था फ्रांसिस डे। इन्होंने जो है विजयनगर के राजा से जमीन खरीदकर मद्रास नगर की स्थापना किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया है 1640, बी में है 1536, सी में है 1632 और डी में है 1651, लेकिन ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि ऑप्शन ई नहीं रहता तब इसे हम लोग ऑप्शन ए को भी हम लोग मान सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन ई दिया हुआ है तो हम लोग इसे ऑप्शन ई को ही समझेंगे क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मद्रास नगर की स्थापना जो है वो 22 अगस्त 1639 को ही किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। ठीक है, तो किससे जमीन खरीदा गया था? तो यदि ये भी कई बार सवाल में पूछ जाता है तो विजयनगर के राजा से जमीन खरीदा था। ठीक है, और वो कौन खरीदे थे? तो ईस्ट इंडिया के कर्मचारी रहे फ्रांसिस डे, उन्होंने जो है मद्रास नगर की स्थापना की थी।
तो ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर यदि एक सवाल यह पूछा जाए कि मद्रास नगर की स्थापना किसने किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस ड्रेक। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब साइंस से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सजीव पदार्थ के संयोग में से किस तत्व की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ए में है हाइड्रोजन, बी में दिया हुआ है कार्बन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है ऑक्सीजन और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सजीव पदार्थ का संयोजन, सजीव पदार्थ का संयोजन जो है वो मुख्य चार तत्व से मिले होते हैं। ठीक है, मुख्य चार तत्व से बने होते हैं, और वो चार तत्व कौन कौन से हैं? वो है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि तो इसका देखिए कितना प्रतिशत कौन कौन सा रहता है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो 65% रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 65%, और कार्बन की मात्रा जो है वो 18.5% रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा जो है 9.5% रहता है, यानी 9.5%, और नाइट्रोजन जो है वो 3.3% पाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सभी पदार्थ के संयोजन में किस तत्व की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन देखेंगे किसमें है, तो ए में हाइड्रोजन है, बी में कार्बन है, सी में नाइट्रोजन है, डी में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सजीव पदार्थ में कौन तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो ए में दिया हुआ सोडियम, बी में है क्लोरीन, सी में है कैल्शियम, डी में है मैग्नीशियम और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे कि सजीव पदार्थ में कौन कौन से तत्व में आयन पाए जाते हैं। तो देखिए उसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे। तो सजीव पदार्थ जिसमें सदैव आयन पाए जाते हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। ठीक है, ये इतने तत्व है जिसमें हमेशा जो है आयन पाए जाते हैं। ठीक है, यदि सजीव पदार्थ में कौन से तत्व आयन के रूप में पाए, तो ये जो है हमेशा जो आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? सजीव पदार्थ में। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में ए में दिया है सोडियम। तो देखिए सोडियम भी है, क्लोरीन में भी पाया जाता है, कैल्शियम में भी पाया जाता है और मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ए बी सी डी चारों हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी एक से अधिक इसका आंसर हो रहा है। और इसके अलावा एक और तत्व में आयन के रूप में पाए जाते हैं, उसका वो जो है क्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरह का इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ए में दिया है लेमार्क, बी में है चार्ल्स डार्विन, सी में है अरस्तु, डी में है ट्रेविरेरस और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जीव विज्ञान का सर्वप्रथम उपयोग जो है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो लेमार्क और ट्रेविरेरस ने किया था। ठीक है, लेमार्क यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कब किया था? तो इन दोनों ने 1802 ईस्वी में किया। तो यदि ये सवाल पूछा जाए, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेरस ने 1802 में किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसका आंसर एक से अधिक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और समझ लेंगे। अगर ये सवाल पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, तो उसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, और इसी से संबंधित एक बात और एक सवाल और याद कर लीजिए कि वनस्पति विज्ञान का जनक जो है, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है उसे किसे कहा जाता है? तो ये हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और यदि सवाल इस तरह से रहे कि संपूर्ण विज्ञान का जनक
किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर अरस्तु होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किसने किया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैलोरस, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैरोलस लिनियस ने, बी में दिया है विक्टर ने, सी में है जॉर्ज विडल और डी में है लियोनार्डो दा विंसी और ई ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो समस्त जीवों को जो 5 भागों में बांटा गया, बांटने का काम किया है, उसे वो किया है विटकर ने। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और जान लेंगे। विटकर ने जो है 1969 में 5 पादप प्रणाली प्रस्तावित किया था। ठीक है। और ये 5 कौन कौन से है उसके विषय में भी हम लोग देख लेंगे। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा है कवक और 5वां है एनिमेलिया। विक्टर ने जो 5 पादप प्रणाली में रूप में वर्गीकृत किया था तो वो इस प्रकार किया था। पहला मोनेरा में, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा कवक और 5वां एनिमेलिया। ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में कैरोलस लिनियस भी दिया हुआ है, तो कैरोलस लिनियस के विषय में भी थोड़ा जान लेंगे। कैरोलस हालांकि वर्गीकी का पिता कैरोलस निसियस को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है संपूर्ण जीवधारियों को 2 विभाग में बांटा था, 2 भाग में विभाजित किया था। पहला था पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। और इसके देखिए इसके विषय में एक चीज और जान लीजिए। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के लिए कुल 6 इकाई का वर्णन किया था। ठीक है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 6 इकाई में को बनाया था। ठीक है। तो 6 इकाई कौन कौन सा था उसके विषय में देखिए, ध्यान से देखिए। पहला था जाति, दूसरा है वंश, तीसरा है गण, तीसरा है कुल, चौथा है गण, 5वां है वर्ग और सबसे अंतिम यानी 6ठा है संघ। इसमें जाति जो है सबसे छोटी इकाई थी। तो देखिए ये सब याद कर लीजिए आप। ठीक है। यहाँ देखिए समस्त जीवों का 5 वर्गीकरण के विषय में पूछ रहा है, तो ये तो हिटकर होगा। इन्होंने 1969 ईस्वी में 5 पादप प्रणाली प्रस्तावित किए थे और ये जो है वो 5 पादप मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। लेकिन वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ये जब सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले 2 भाग में विभाजित किया था, पादप जगत और जंतु जगत। और उसके बाद इन्होंने जो है इसके लिए 6 इकाई को बनाया था। तो 6 इकाई कौन से थे, तो पहला था जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण, 5वां वर्ग और 6ठा संघ। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा जीव है जिसमें पौधा और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ए में है क्लेमिडोमोनास, बी में है पैरमेशियम, सी में है अमीबा और डी में यूग्लिना और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए वैसा जीव जिसमें पौधे और जंतु दोनों का गुण पाया जाता है, तो वो देखिए एक है कैलिमेडोमोनास और दूसरा है यूग्लिना। ये दोनों जो है ऐसा जीव है जिसमें पौधा और पादप के दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। यानी ये दोनों शॉर्टकट में ये कह सकते हैं, ये दोनों ऐसा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर भी 1 से अधिक आ रहा है। ए और डी दोनों इसका आंसर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल इकाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया। तो ए में है 2, बी में दिया हुआ है 3, सी में है 5, डी में है 6 और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभी इसके पहले हम लोग बताए थे कि कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के लिए कुल 6 इकाई को बनाया था। ठीक है। कितने इकाई को बनाया था, 6 इकाई। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कौन कौन से 6 इकाई थे आप लोग लिखिए। तो 6 इकाई थे जाति, वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग और संघ। इनमें सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो सबसे छोटी इकाई
जाति थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 इकाई में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है काइटिन, बी में दिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोज, सी में है प्रोटीएज, डी में दिया हुआ इंटरफेरॉन और ई में है इस उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि वायरस संक्रमित कोशिका आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरफेरॉन जो है ये वायरस को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है ये वायरस को नष्ट कर देता है। ठीक है, देखिए इससे संबंधित एक सवाल और चीज जान लीजिए इस प्रश्न से। ऑप्शन ए में काइटिन दिया हुआ है, तो देखिए कवक की कोशिका भित्ति जो है, अगर ये कभी सवाल पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग, और इसका आंसर डी होगा कि वायरस संक्रमित कोशिका आत्मरक्षा के लिए इंटरफेरॉन उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैरोलस निनियस के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो देखिए इससे पहले हम 2 सवाल में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जाति यानी स्पीसीज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से कितने इकाई में बांटा था, तो 6 इकाई में बांटा है। ठीक है, और कौन कौन से 6 इकाई है, तो पहला है जाति, उसके बाद फिर वंश, उसके बाद कुल, फिर गण, फिर वर्ग और सबसे लास्ट में है संघ। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई जाति है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी राज्य डेटा नीति यानी स्टेट डाटा पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए ये करंट अफेयर से सवाल है। तो पहला राज्य जो है, पहला भारतीय राज्य जिसने कि अपना स्टेट डाटा पॉलिसी जारी किया था, तो वो पंजाब हो जाएगा। तो वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब एक ऐसा एकमात्र पहला भारतीय राज्य है, ये पहला भारतीय राज्य है जिसने राज्य डेटा नीति जारी किया था। ठीक है, अब देखिए पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो देखिए वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है, राज्यपाल कौन है ये आप लोग लिख कर बताइए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में पुरुष वर्ग के लिए भाला की कुल लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर, सी में है 250 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जेवलिन थ्रो जिसे कहते हैं यानी भाला फेंक, वो ओलंपिक खेल का एक खेल है। उसमें जो है पुरुष वर्ग के लिए अलग भाला फेंका जाता है और महिलाओं के लिए अलग श्रेणी की भाला फेंक होती है। ठीक है, तो इसी से संबंधित सवाल है ये। तो देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। भाला फेंक जिसको कि हम लोग जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, यानी जेवलिन थ्रो ओलंपिक खेल में शुरुआती खेलों में से एक है शामिल होने वाले। ठीक है, इसमें जो है पुरुष वर्ग का आयोजन सबसे पहले, यानी भाला फेंक में पुरुष वर्ग का आयोजन सबसे पहले 1908 ईस्वी में हुआ था और महिलाओं के लिए यानी महिला श्रेणी का आगमन इसमें जो है महिला श्रेणी का पहली बार शामिल किया गया था 1932 ईस्वी में। ठीक है, वो अमेरिका ओलंपिक में था। ठीक है, अमेरिका में वो ओलंपिक हुआ था। ठीक है, तो उस समय महिलाओं को शामिल किया गया था, लेकिन पुरुष को जो है वो 1908 से ही जेवलिन थ्रो के खेल में हिस्सा ले रहा है, जो ओलंपिक का एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन देखिए सवाल क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि पुरुष वर्ग में भाला की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पुरुष वर्ग में जो है पुरुष वर्ग के भाला की लंबाई जो है कम से कम 260 सेंटीमीटर है, यानी उसे 2.6 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और यदि यही सवाल पूछा जाए कि पुरुष वर्ग के भाला की कम से कम वजन कितना होना चाहिए, तो इसका वजन जो है कम से कम 800 ग्राम रहना चाहिए। ठीक है, तो वजन जो है 800 ग्राम और लंबाई जो है 260 सेंटीमीटर यानी 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यदि यही सवाल पूछा जाए महिला वर्ग के लिए, तो महिला वर्ग के लिए जो है
इसके भाला की लंबाई मिनिमम जो है यानी कम से कम 220 मीटर होना चाहिए और वजन 600 ग्राम। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिए कि पुरुष के भाला का वजन कम से कम 800 ग्राम होना चाहिए और लंबाई कम से कम 260 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला के लिए भाला की लंबाई कम से कम 220 मीटर होनी चाहिए और वजन 600 ग्राम। ठीक है, अगर यह पूछा जाए कि पुरुष वर्ग का जेवलिन थ्रो में पुरुष वर्ग कब से हिस्सा ले रहा है, तो 1908 से ले रहा है, लेकिन जबकि महिला श्रेणी जो है वो 1932 में, जो कि अमेरिका में ओलंपिक है आयोजन हुआ था, तो उस वक्त के बाद से शामिल होने शुरू किया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कितनी बार यूएनएसई के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ए में है 6, बी में है 9, सी में दिया हुआ है 7 और डी में है 8 और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत जो है यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है। तो सबसे पहले देखिए यूएनएससी के विषय में हम लोग समझेंगे। यूएनएससी क्या है। यूएनएससी का पूरा नाम जो है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें भारत कितनी बार चुना गया है। तो इसमें देखिए भारत जो है अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया है। ठीक है, कितना बार चुना गया है, 8 बार। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए 8 बार इसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि 8 बार कब कब चुना गया था। तो सबसे पहले चुना गया था 1950 से 51 के लिए, फिर उसके बाद दूसरी बार चुना गया था 1967 से 68 के दौर में। ठीक है, तीसरी बार था 1972 से 73। ठीक है, चौथी बार 1977 से 78। ठीक है, और 5वीं बार चुना गया 1984 से 85 और 6ठी बार 1991 से 92 और 7वीं बार चुना गया 2011 से 12 और 8वीं बार 2021 से 22 के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए भारत ने किस संस्थान के साथ $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एशियाई विकास बैंक, बी में है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी में दिया है विश्व बैंक और डी में दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के साथ एक ऋण समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने एनडीबी के साथ 6 जनवरी 2021 को $646 मिलियन ऋण के लिए समझौता साइन किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कब किया था साइन, 6 जनवरी 2021 को। ठीक है, यानी पिछले साल ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो ए में है बिहार, बी में दिया हुआ झारखंड, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है उत्तर प्रदेश और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेंगे कि लॉन्च पैड योजना है क्या। लॉन्च पैड योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपने युवाओं को राज्य में यानी राज्य के अंदर ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए इससे एक सवाल और आता है कि यह लॉन्च पैड योजना जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है राज्य के यानी मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो लॉन्च पैड योजना किससे संबंधित है, तो युवाओं को राज्य में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से है। और यदि ये पूछा जाए कि यह योजना किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।